सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा धारा प्रवाह का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसमें से काफ़ी सारे पूरा तो मुझे मुश्किल ही लगता है, पर पूरा भी आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसका, पूरा नेक्स्ट पेज तक है ये। छोटी छोटी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है इसमें से। इलेक्ट्रॉन गैस समूह, ऊष्मा वेग, श्रांति काल। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट देखिए लिखा है अनुगमन वेग। और फिर ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और धारा घनत्व, अनुगमन वेग, वीडी, ये भी आ जाता है। इम्पोर्टेंट है, कभी कभार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ओम का नियम, और अगर कोई डेरिवेशन आए इस चैप्टर से, तो फिर ये वाला है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस। और ये डेफिनेशन है एक छोटी सी, विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट चालकता भी। और फिर ये दो डेफिनेशन है, ये भी छोटे नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ। तो हम अपना आज यहाँ तक पूरा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही है गाइस इसमें बहुत सारे। मैं तो करता जा रहा हूँ आगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, गतिशीलता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। इस पर न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं, और बस हार्ड पड़ता है वैसे टॉपिक। तो यहाँ तक पूरा करेंगे हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक है धारा प्रवाह का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धारा प्रवाह का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या चालकों में धारा प्रवाह की व्याख्या। तो देखिए क्या होता है। ये कोई आपके पास चालक है, तो इसमें जूम करके दिखाता हूँ आपको। पहले मान लीजिए ये कोई चालक है, तो इसमें आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इनकी पूंछ सी दिख रही है, ये गति की दिशा बता रहा है। ये कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, एक दूसरे से टकरावे गए, अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। तो देखिए थ्योरी में लिख रहा साफ साफ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो, हम जानते हैं कि, कहाँ से है, हम जानते हैं कि प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंपल सी बात लिखनी है आपको पहले। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु तथा धनायनों के बीच रिक्त स्थान में रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु तथा धनायनों के बीच रिक्त स्थान में रहते हैं। सिंपल सी बात। तथा गैस के अणुओं की भांति अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। एक सेकंड। अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, यानी गैस के अणुओं की तरह इधर से उधर, जैसे ये डायग्राम बनना, इधर से उधर इधर से उधर, कहीं भी अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तथा धनायनों से टकराने पर इनकी गति की दिशा बदलती रहती है। तो जो ये आपके है इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट से दिख रहे हैं आपको, ये धनायनों से भी टकरावेंगे चालक के अंदर, तो गति की दिशा इनकी बदल जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस समूह कहते हैं। इनकी तुलना गैस वो करिए ना गैस के अणुओं से, तो इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन गैस के समूह को बोल लेंगे इलेक्ट्रॉन गैस समूह। ठीक है, समझ गए। एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं गाइस। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की इस चाल को उनका ऊष्मा वेग कहते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना चालक के अंदर, जिस चाल से चल रहे हैं उसे ऊष्मा वेग बोल लेंगे। ऊष्मा वेग का मान 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मा वेग 0 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मा वेग 0 होता है। भाई सॉरी, बीच में उठना पड़ गया था। तो देखिए कहाँ पर थे हम। हाँ, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मा वेग 0 होता है। औसत ऊष्मा वेग 0 होता है, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का वेग, ये देखो मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का वेग है 1। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है आज इसमें। तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग मान लीजिए है 1, दूसरे का है 2, और दिशा के हिसाब से मान लीजिए किसी की दिशा अलग है तो उसका माइनस मिलेगी। -3 हो गया एक का, किसी का -2 हो गया। तो अपोन में 4 है, तो औसत ऐसे ही तो निकालते हैं कितने, 4। तो अब इनका औसत ऊष्मा वेग, औसत ऊष्मा वेग आ जाएगा। देखिए सॉरी, ये -1 मान लो क्योंकि 0 बनाना है। ये -2, तो +2 से -2 कटा, 1 से 1 कटा,
0/4 तो 0 ही आ गया, तो औसत उसमें वेग 0 होता है। मतलब कि यहाँ पे तो मैंने बनाई है, लेकिन इसके अंदर, चालक के अंदर पहले से ही ऐसा होता है। मतलब कोई ना कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराकर एक दूसरे का वेग 0 कर देते हैं। मतलब अंदर शून्य, औसत उसमें वेग 0 हो जाता है किसी तरह से। तो फिर आगे अब हम क्या करते हैं, जो हमारा चालक है इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं या विभवांतर लगा देते हैं, ऐसा बोलिए, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए कैसे होती है, ये लिख रहा है यहाँ पे थ्योरी में। जब चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर लगाते हैं तो चालक में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसी कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नियत दिशा में बल लगता है। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर नियत दिशा, एक ही दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन पर बल लगे, तो अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नियत दिशा में त्वरित होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नियत दिशा में त्वरित हो जाता है। ये देखिए सारे एक ही दिशा में गति कर रहे हैं अब, किंतु धनायन से टकराकर रुक जाता है। बीच में धनायन भी पड़ेंगे, बताया था आपको, चालक के अंदर धनायन भी है, तो किंतु धनायन से टकराकर रुक जाता है, पुनः त्वरित होता है, फिर विभवांतर की वजह से गति मिलेगी उसको, फिर धनायन से टकराकर रुक जाता है। तो 2 बार, मतलब जो 2 बार काम हुआ है, 2 बार त्वरित हुआ फिर रुका, ठीक है। एक बार त्वरित हुआ फिर रुका, फिर दोबारा से त्वरित हुआ फिर रुका, तो 2 बार हुआ ना वो काम। तो इलेक्ट्रॉन की धनायन से इन 2 क्रमागत टक्करों में लगा औसत समय श्रांति काल कहलाता है, ठीक है। ये श्रांति काल की डेफिनेशन होगी। इसे टो से दर्शाते हैं श्रांति काल को। इसका मान 10⁻⁻14 सेकंड होता है, ठीक है। अब आगे चलिए, फिर मैं इसको पूरे को रिपीट करूँगा एक बार। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में नियत औसत वेग प्राप्त करता है। यानी अब इलेक्ट्रॉन का जो दिशा थी वो नियत होगी, वेग भी नियत होगा, तो इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग बोल रहे। इसे Vd से दर्शाते हैं। अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश प्रवाह को ही धारा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आवेश प्रवाह हुआ उसे ही धारा बोल रहे हम। यही धारा प्रवाह का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है, ठीक है। अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन आया बड़े नंबर में अनुगमन वेग के लिए, तो आप डायग्राम भी बनाओगे, ये तीनों जितने भी, और यहाँ तक पूरा लिखोगे अनुगमन वेग के मान तक, यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा फिर आपको यहाँ तक, ठीक है। फिर भैया अब अगर आई आपकी छोटी सी डेफिनेशन, तो आप, मैं बोल रहा, देखो क्या लिखोगे। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में त्वरित होते हैं, फिर किंतु धनायन से टकराकर रुक जाते हैं, पुनः त्वरित होते हैं, पुनः धनायन से टकराकर रुक जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में नियत औसत वेग प्राप्त करते हैं। इसी नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यो डेफिनेशन होगी आपकी। मतलब कि यो यहाँ से उठा ली थोड़ी बहुत लाइन, मेन यहाँ से है आपका, यहाँ से उठा लिया आपने ये मेन लाइन, और अगली लाइन ऐड कर दी, तो अनुगमन वेग की परिभाषा आई। तो इतना लिख दो, छोटे नंबर में आई, अगर बड़े नंबर में आई तो सारा लिखना पड़ेगा। तो देखो शुरू से रिपीट कर रहा मैं, क्या था इसमें, कोई हमारे पास चालक था, उसमें हमारे पास थे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन और परमाणु के बीच रिक्त स्थान में रह गैस के अणुओं की भांति अनियमित रूप से गति करते हैं, ठीक है। धनायन से टकराने पर इनकी गति की दिशा बदलती रहती है। ये क्योंकि हमने ना इलेक्ट्रॉन थे जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन्हें हमने गैस के अणुओं से कंपेयर करा, तो हमने इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस समूह बोल दिया। इतनी हो गई बात, ठीक है। जो अब ये है इलेक्ट्रॉन किसी वेग से गति कर रहे होंगे, उसे बोल दिया ऊष्म वेग। ऊष्म वेग का मान 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और जो टोटल ऊष्म वेग हुआ चालक के अंदर वो हुआ 0, क्योंकि बताया था अभी एक दूसरे से टकरा के पूरा वेग 0 हो जाएगा। अब फिर हमने क्या करा, जो हमारा कोई चालक है इस पे हमने विभवांतर लगाया, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। फिर क्या होगा, जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है एक नियत दिशा में त्वरित हो जाएंगे, बीच में धनायन पड़ेंगे, टकरावेंगे, फिर दोबारा से वे बैटरी से मतलब वो मिलेगी ना पावर, फिर दोबारा से त्वरित होएंगे, फिर दोबारा से रुकेंगे। तो जो 2 बार रुके और टकराए नहीं,
तो उनके बीच में, इन दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो टक्कर हुई इनकी, उसे श्रांति काल बोल रहे, जो समय लग रहा है उसे। इसे टो से दर्शा रहे। इसका मान 10⁻⁻14 सेकंड होता है। फिर आगे देखो, इस प्रकार एक नियत दिशा में नियत औसत वेग प्राप्त कर लिया इलेक्ट्रॉनों ने, उसे ही नियत वेग को ही अनुगमन वेग बोल रहे, वीडी से दर्शा रहे इसे। इसका मान होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। और बस यो ही हमारा धारा प्रवाह का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। डायग्राम आपका सेम बनेगा उसी तरह से। यो कोई हमारा चालक, देखो अब मैं डायग्राम समझाऊंगा तो ये थ्योरी इधर वाली अपने आप हो जाएगी। देखो, माना एल लंबाई के, माना किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, लंबाई है एल, उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग है वी डी, धारा आई प्रवाहित हो रही, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी लिख दो एन है। तो ये देखो थ्योरी वही लिख रही, माना किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है तथा अनुगमन वेग वी डी है, वह धारा आई प्रवाहित हो रही है, चालक का इलेक्ट्रॉन घनत्व एन है। डायग्राम से तैयार हो जाए सारी थ्योरी। फिर अब हमें क्या करना, अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने सबसे पहले। तब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू ए गुना एल, तो n हो, n नंबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इंटू वी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे निकल लेंगे, आयतन, जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी आयतन, सॉरी कुछ इसमें मतलब अलग ही है, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। ए इंटू एल यो हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में अगर हम लंबाई या ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो वो आयतन बन जाएगा, तो यो आयतन आ गया। चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई n इंटू ए इंटू एल, तो चालक में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर होगा एन ई, तो यो n आया आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n की वैल्यू रख दी n ए इंटू एल इंटू ई, तो यो ई हमने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। Q बराबर n ए इंटू एल, समीकरण 1। अब धारा की परिभाषा से काम करेंगे आगे। I बराबर होगा Q अपॉन टी, पहले समीकरण से हमने Q का मान रख दिया, I बराबर n ई ए एल अपॉन टी, यो आगे समीकरण 2। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अनुगमन वेग, तो देखो जो वेग या चाल, वैसे तो अलग अलग हुआ है लेकिन एक ही बात मान लो यहाँ पे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो चाल है जो, वो तो है हमारी वी डी, दूरी है एल, समय है टी, तो देखो क्या करा, वी डी बराबर एल अपॉन टी, वही सेम जो मैंने बोला अभी। तो एल की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एल बराबर आ जाएगा वी डी टी, समीकरण 3। इसको समीकरण 2 में रख देंगे, एल की वैल्यू देखो दिखा रहा, ये जो एल है यहाँ पे, इसमें एल ए इंटू एल है ना, तो एल की जगह जो हमने निकाला यो रख देंगे वी डी टी, तो आई बराबर एन ई ए वी डी टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो आई बराबर एन ई ए वी डी। मात्रक धारा का तो एम्पियर हो गई, यो आगा संबंध धारा और अनुगमन वेग में। इसी प्रकार धारा घनत्व जे और अनुगमन वेग वी डी में संबंध, तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से यो भी निकलना हमने, आई बराबर एन ई ए वी डी, समीकरण 1। धारा घनत्व से जे बराबर आई अपॉन ए, फॉर्मूला है धारा घनत्व का, तो हम पहली समीकरण से आई का मान रख देंगे एन ई ए वी डी, ए से ए कैंसिल, तो जे बराबर आ जाएगा एन ई वी डी। धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अगर यो आपका आवे 1 या 2 नंबर में तो आपको बस इतना लिखना जो यो है, और अगर आपके आ जाएगा बड़े नंबर में 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो आपको यो सारा का सारा करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से लेके यो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध वाला डेरिवेशन करोगे, फिर यो करोगे, पूरा करना पड़ेगा 1.5 पेज का जितना भी है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने डेरिवेशन पर, जो कि है ओम का नियम मुक्त इलेक्ट्रॉन के मॉडल द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाता है बड़े नंबर में आता है, अगर आता है 5 नंबर में, पीछे इसकी ओम के नियम की डेफिनेशन है वो भी लिख देना अगर आप बड़े नंबर में आए तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डायग्राम है देखो,
माना एल लंबाई के किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। एल लंबाई के किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक का अनुगमन वेग, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है तथा धारा घनत्व n है। इसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाया गया है। ठीक है, अब थ्योरी में भी वही सेम लिख रहा। माना एल लंबाई के किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। माना चालक का में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। चालक का नहीं, इनके इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। धारा घनत्व n है तथा इसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाया गया है। तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल देखो क्या हो जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q। तो Q होगा आवेश, तो ए हमने ले लिया E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसे बोल दिया स्मॉल ई। तो E बराबर F/E। तो हमें बल निकालना, तो F बराबर E इंटू ई, यानी कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। समीकरण 1 बोल दिया। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, समीकरण 2, क्योंकि बल यहाँ से भी मिल रहा हमें। F बराबर ma, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और a त्वरण है। समीकरण 1 और 2 से UBF की वैल्यू तुलना कर दी। ma बराबर E इंटू स्मॉल ई, तो a की वैल्यू निकल रही यहाँ से, a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कैपिटल E इंटू स्मॉल ई अपॉन m, जो आ गई समीकरण 3। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, ये होगा गति की प्रथम समीकरण। तो हमारा जो बाद का वेग Vd बोल दिया, और जो हमारा औसत उसमें वेग हो वो 0, और प्लस, क्योंकि बता उसमें अभी धारा जो मॉडल था हमारा धारा प्रवाह का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, उसमें जो औसत उसमें वेग था वो 0 था। फिर हमने विभवांतर लगाया तो Vd आया था अनुगमन वेग, तो Vd बाद का वेग है। तो Vd बराबर 0 प्लस ए टो, समय होगा टो, श्रांति काल। तो ए बराबर Vd अपॉन टो, यो ए यही बचा, Vd के अपॉन में टो आ गया इधर से। ठीक है, तो ए बराबर Vd टो, यो भी ए की वैल्यू समीकरण 3 4 से तुलना कर दी। Vd अपॉन टो इज इक्वल ई इंटू स्मॉल ई अपॉन एम, तो Vd की वैल्यू निकाल दी, ई इंटू स्मॉल ई इंटू टो अपॉन एम, समीकरण 5 आ गई। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से Vd की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता E बराबर एन ए Vd, तो Vd बराबर I अपॉन एन ई ए, समीकरण 6। समीकरण 5 6 से यो भी Vd की वैल्यू तुलना कर दी, ई टो अपॉन एम बराबर I अपॉन एन ई ए। तो यहाँ से हमारी कैपिटल E की वैल्यू निकल जाएगी शायद देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या हुआ है। हाँ, कैपिटल E की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर। तो जो m है वो चला जाएगा I की मल्टीप्लाई में, यो E और टो है ये चले जाएंगे डिवाइड में। तो जो हमारे पास E की वैल्यू आई वो आई E बराबर आई एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, समीकरण नंबर 7। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध से E बराबर V अपॉन एल, यो था 3rd चैप्टर में डेरिवेशन था इसका, एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट भी, E बराबर V अपॉन एल। तो अब इन दोनों की तुलना कर दी, समीकरण 7 व 8 से V अपॉन एल बराबर आई एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, तो एल चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। तो देखो अगर आप I को अलग कर दो ना इससे, तो ये आपको रिजल्ट दिख रहा V बराबर आर आई। तो यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो एम एल एन ई स्क्वायर ए टो, ये चालक की भौतिक अवस्थाएं है, तो यो भी एक नियतांक होगा, तब V समानुपाती हो जाएगा आपका I के। यही ओम का नियम है। ठीक है, नोट है आपके पास, चूँकि अभी हमने निकाला यो समीकरण 1 और ओम का नियम V बराबर आर आई, तो समीकरण 1 2 से R की वैल्यू आ जाएगी। तो यो होगा ना, R की वैल्यू है वो पढ़ते हैं। अब आप जो प्रतिरोध है उसकी असली वैल्यू यो होगा। ठीक है, मात्रक ओम ही होगा इसका। अब चलो यो है नेक्स्ट डेफिनेशन, हैशटैग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता।
विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती होता है L के। समीकरण 1, यानी जितना लंबा चालक या तार होगा उतना ही उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युक्त कर्मानुपाती होता है, R व्युक्त कर्मानुपाती A। यानी कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, यानी तार अगर ज़्यादा मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार पतला होगा तो प्रतिरोध, मतलब तार अगर पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है। तो समीकरण 1-2 से R समानुपाती L/A, ये समानुपाती का चिन्ह हटावेंगे, जूम करके दिखाता हूँ। देखो, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो आ गया रोहो, रोहो है कांस्टेंट, R बराबर रोहो L/A। और यहाँ से रोहो की वैल्यू निकाल ले तो A चला जाएगा मल्टीप्लाई में L डिवाइड में, तो रोहो की वैल्यू आ जाएंगी RA/L। ओम मीटर, ओम मीटर रोहो का मात्रक। ठीक है। जहाँ रोहो एक नियतांक है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर हो तो रोहो बराबर R गुना 1/1, तो रोहो बराबर आ जाएगा R के। इसकी विभव होती है ml3t-3a-2। इसके फॉर्मूले में आप दूसरों की विमा रखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। एकांक लंबाई, एकांक लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध यानी R को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध रोहो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एक वर्ड में बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उसका विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ, यानी प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, तो इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये देखिए ये इसका चिन्ह है, ये हमने वर्ड में लिख दिया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम की पावर -1 एम की पावर -1। तो प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव वही होता है जो प्रतिरोध पर होता है। वे 3 पॉइंट पढ़े थे। धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ेगा और अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटेगा। वे तीनों पॉइंट प्रतिरोधकता के लिए भी अप्लाई होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, निम्न में से किसे गर्म करने पर प्रतिरोधकता घट जाएगी। गर्म करने पर प्रतिरोधकता घट जाएगी, यानी ताप बढ़ा रहे, ताप बढ़ा रहे तो धातुओं का प्रतिरोध तो बढ़े, अर्ध धातुओं का घटे। तो अर्ध धातु है कार्बन, तो सी आंसर हो जाएगा। हैशटैग ओम के नियम की सीमाएं 2 होती है। फर्स्ट होती है ओमीय परिपथ, ओहमिक सर्किट बोलते हैं इंग्लिश में। वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। सिंपल सी बात, जो ओम के नियम का पालन कर रहे ओमीय परिपथ बोल दो ने। वास्तव में ऐसा कोई भी परिपथ नहीं होता, मतलब ओम के नियम का कोई भी परिपथ नहीं पालन करता है, नहीं मजे की बात पर बोल रहे। किंतु चांदी के चालक को ओमीय परिपथ माना जा सकता है, लेकिन जो चांदी का चालक हो है ना, उसे ओमीय परिपथ मान ले वह, क्योंकि लगभग उसके तरह ही ओम के नियम का लगभग पालन करे, लेकिन पूरी तरह से नहीं करता। ठीक है। यदि ओमीय परिपथ का V तथा I ग्राफ खींचे, यानी V और I के बीच ओमीय परिपथ के लिए ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। डायग्राम भी है। ठीक है। तो यदि ओमीय परिपथ का V तथा I ग्राफ खींचे तो चित्र के अनुसार एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस परिपथ में धारा के मार्ग में आई बाधा को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। कैपिटल R बराबर V/I, वही ओम के नियम से। सेकंड है अनओमीय परिपथ, अनओमिक सर्किट। इसका उल्टा हो जाएगा, जो पालन नहीं करने के ओम के नियम का। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे टॉर्च का बल्ब, डायोड वोल, टायोड वोल आदि।
इनके बारे में पता तो मुझे भी नहीं, गूगल कर लेना आप। डायोड वोल्ट क्या होता है। टॉर्च का बल्ब तो पता ही होगा, टॉर्च के अंदर जो बल्ब हुआ है छोटा सा। यदि इस परिपथ का V तथा I ग्राफ खींचे तो चित्र के अनुसार एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है, यानी सीधी नहीं प्राप्त होने की, टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होगी। इस परिपथ में धारा के मार्ग में आई बाधा को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध बोले इस प्रतिरोध, इस परिपथ में धारा के मार्ग में आई बाधा को गत्यात्मक प्रतिरोध RD से दर्शाते हैं। इसको बराबर होता है गत्यात्मक प्रतिरोध RD बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, डायनामिक रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। फॉर्मूला देखो, RD बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हेडिंग आपकी गतिशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। किसी चालक में एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिणाम को गतिशीलता कहते हैं। यानी एकांक विद्युत क्षेत्र होना चाहिए तो उसके अनुगमन वेग, यानी किसी चालक के एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिणाम को गतिशीलता बोल रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट परिभाषा है इसमें आ जाएगा। ये थोड़ी सी हार्ड सी लगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर भी एक बार इसे पढ़ लो। किसी चालक में एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिणाम को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं। यो चिन्ह है ना, यू को थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा दिया तो इसे म्यू बोल रहे हैं, ठीक है। म्यू से दर्शाते हैं गतिशीलता को। किसी चालक में उपस्थित अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। यो है सिंपल डेफिनेशन फॉर्मूले के ऊपर, म्यू बराबर Vd अपॉन ई, यानी किसी चालक में उपस्थित अनुगमन वेग तथा चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अर्थात म्यू बराबर Vd अपॉन ई। Vd यानी अनुगमन वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो यो मीटर की मल्टीप्लाई में चला जाएगा कूलाम। यो ना थोड़ा ऐसो लिख लो भाई। यो है देखो, मीटर प्रति सेकंड के बटे में है न्यूटन प्रति कूलाम। तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मीटर कूलाम बटे न्यूटन सेकंड। न्यूटन की सेकंड में होगी, ठीक है। सिंपल सी बात, कंफ्यूज नहीं हो करते बस। अपवाह वेग, चूंकि अपवाह वेग Vd बराबर, यो ओम के नियम में निकल रहा था, आपने पीछे बीच में से उठाया, रुको भी दिखा रहा। यो देखो Vd बराबर यो रहा, Vd बराबर ई टो अपॉन m, ठीक है। चलो आगे कहा गया यो रहा। तो अपवाह वेग Vd बराबर ई टो अपॉन m, तो इसे हमने पहली समीकरण में रख दिया इस वाली में। तो म्यू बराबर इसकी वैल्यू रखी ई टो अपॉन m, ई तो पहले से ही था अपॉन में, तो ई से तो ई कट गया, तो म्यू बराबर आ गया ई टो अपॉन m। विमा होगी इसकी m की पावर -1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1। ऐसा ही मात्रक होता है इसका मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, किसी चालक में प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। यदि किसी पदार्थ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से P डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्रमशः P0 वह Pt हो, तो तब फॉर्मूला ये बनेगा Pt बराबर P0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0, जो अल्फ़ा है जो है ताप प्रतिरोधकता गुणांक, और Pt है T ताप पर प्रतिरोधकता, P0 है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, T है आपका प्रारंभिक ताप, T0 है आपका T0 है प्रारंभिक ताप, T है अंतिम ताप। यूँ मतलब कि फालतू में है, वैसे तो कोर्स में से कट रहा है, इसके ऊपर कुछ आने का नहीं, लेकिन छोटे मोटे MCQs बन सके, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आगे कुछ और डेफिनेशंस बची है 10th के बेस वाली, उनको कवर कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। तो ओके गाइस, बाय बाय।